आज अंबिका 9:11 पे आ गई थी क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास का टाइम थोड़ा चेंज किया है, 10 बजे से हुआ करेगी क्लास। 2 मिनट अपन वेट कर लेते हैं, सभी जुड़ जाएं अपने साथ में, है ना। अभी काफी कम बच्चे हैं इस क्लास में। सो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 34 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अपने मैनफोर्ड साइकिल। ये करना चाहिए। चंचल आ गई क्या? पूजा नहीं है अच्छा अभी। बड़े क्या बच्चे? सर्वेश नहीं आए, हिमांशी नहीं आई अभी तो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया अपना तो। देखो अपन ने रिप्रोडक्शन के लगभग तो सारे चैप्टर पढ़ लिए। ये लास्ट चैप्टर पढ़ा है जिसमें अपन जानेंगे कि फीमेल्स के अंदर, ये अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो ह्यूमन है उनके अंदर क्या होती है, मेल होता है वो लाइफ लॉन्ग स्पर्म बना सकता है, जबकि जो फीमेल होती है वो एक सर्टेन एज तक ही क्या कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है। फिर उसका कारण भी अपन ने समझ लिया था कि उनमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स क्या होते हैं, पहले से ही फिक्स होते हैं। भाई एक बच्ची जब पैदा होती है, एक फीमेल फीटस जब जन्म लेता है, तब उसमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स, जो एग्स बनने की जो संख्या है वो पहले से डिसाइडेड होती है। नंबर ऑफ फॉलिकल्स पहले से क्या करती रहते हैं, डिटरमाइंड होते हैं कि इतने ही एग्स प्रोड्यूस होंगे। तो 48 से लेकर के 50 की एज के बीच में जाकर के मेनोपॉज हो जाएगा, मतलब एग्स का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ये तो बात हो गई ह्यूमन बीइंग्स की, ये तो बात हो गई ह्यूमन बीइंग्स की। अब पहले एक बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल है क्या। एक्चुअल में जो साइकिल वर्ड यूज किया गया है इसे अपन रिप्रोडक्टिव साइकिल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल, या इसे ओवेरियन साइकिल भी कहना बुरा नहीं है। ओवेरियन साइकिल भी कह सकते हैं इसको, ये वर्ड भी इसके लिए ठीक है, सूट करता है, ये बात एक ही। ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल से मतलब ये है कि स्पेसिफिक एक ऐसा टाइम जिसमें रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, एग्स की अवेलेबिलिटी होगी। ओवेरियन साइकिल इसीलिए बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ एग्स जहां मिल जाए रिप्रोडक्शन के लिए, नंबर ऑफ एग्स की अवेलेबिलिटी एक स्पेसिफिक साइकिल के अंदर होती है, एक स्पेसिफिक साइकिल के अंदर ही होती है। यानी कि जो रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन है, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ही हो सकता है, ना उससे पहले ना उसके बाद में, ना तो उससे पहले होगा ना ही उसके बाद में होगा। वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब एक सप्ताह को क्या कर सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, ओवुलेशन अपन ने एक बार पढ़ा था, तो ओवुलेशन का जो टाइम है वो स्पेसिफिकली फिक्स्ड होता है, पहले से ही क्या है,
डिटरमाइंड है, वो फिक्स है। उस टाइम पीरियड के अंदर ही क्या किया जा सकता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जा सकता है। ये बात अपन आज पढ़ने वाले हैं। देखो जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स के स्पीसीज हैं, वो सभी क्या कर सकते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एग्स प्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर सर्वेश लेट हो गया था, फिर भी उनके अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस है, थोड़ी सी डाइवर्सिटी है, थोड़ा सा अलग अलग उनका नेचर है। जैसे अपन देखें, सिर्फ ह्यूमंस को छोड़ दें, सिर्फ ह्यूमंस को छोड़ दें, बाकी जितने भी अदर एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक मंथ होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं उनकी पूरे साल के अंदर एक कुछ स्पेसिफिक मंथ ही होते हैं जिसके अंदर वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डॉग्स की, कैट्स की, जो अपने गाय भैंस रखते हैं इनकी, कैमल की। इनके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसके अंदर उन्हें क्या कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसे हीट पीरियड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हीट पीरियड कहते हैं। लेकिन इसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्म है वो एस्ट्रस साइकिल है, एस्ट्रस साइकिल। देखिए ह्यूमन में चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ह्यूमन फीमेल है उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रन होती है, जबकि जो अपने गाय भैंस वगैरह है इनके अंदर कौन सी साइकिल रन होती है, एस्ट्रस साइकिल रन होती है। इस पीरियड को अपन हीट पीरियड बोलते हैं। ये एक सर्टेन टाइम होता है, ये साल के बीच में एक या दो बार, जैसे मान लो बकरी वगैरह है तो वो 2 बार रिप्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है, जो गोट शेप वगैरह वो 2 बार रिप्रोडक्शन करती है, तो फ्यू मंथ्स में, ठीक है ना, यानी कि एक साल में 2 बार, या फिर गाय वैसे जो मोस्टली साल में 1 बार रिप्रोडक्शन करती है। तो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसे हीट पीरियड बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हीट पीरियड कहते हैं। एक्चुअल में बायोलॉजिकल वर्ड यूज करें तो इनमें क्या रन होती है, एस्ट्रस साइकिल होती है। देखिए फीमेल में होता क्या है, अपने ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, हर मंथ, ईच मंथ में एक मैच्योर हो जाता है, एक मैच्योर होता है, यानी कि मंथ के मंथ क्या होते हैं, साइकिल चलती रहती है, यानी कि पूरे साल में 12 मंथ तो 12 एग्स मिलना अवेलेबिलिटी रहेगी, 12 एग्स मिल जाएंगे इजीली, कोई बिना समस्या, ठीक है ना, 12 के 12 एग्स मिल जाएंगे बिना किसी भेदभाव, बिना किसी समस्या के। ठीक है बेटा। लेकिन अगर अपन बात करें कौन से एनिमल्स की, गाय भैंस भेड़ बकरी, जिनके मैंने बताया जिनमें एस्ट्रस साइकिल चलता है, इनमें साल के कुछ स्पेसिफिक मंथ ही अवेलेबल होंगे, साल के कुछ स्पेसिफिक मंथ अवेलेबल होंगे जहां पे ये पीरियड रन होता है, इनके बीच में इनके अंदर रिप्रोडक्शन करवाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं करवाया जा सकता, अदरवाइज नहीं करवाया जा सकता, एक की अवेलेबिलिटी नहीं होती उस टाइम, ठीक है ना। लेकिन जो स्पेसिफिक टाइम होता है, यानी कि जिसे ब्रीडिंग टाइम भी कहा जा सकता है, हीट पीरियड के बाद में आपको एक दूसरे नया वर्ड मिल सकता है, इसे ब्रीडिंग टाइम कह सकते हैं, जिस टाइम ये ब्रीडिंग कर सकते हैं, ब्रीडिंग टाइम या ब्रीडिंग पीरियड, ठीक है ना, ये वर्ड इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। तो एस्ट्रस साइकिल और आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके अंदर डिफरेंस पता लग गया, सब समझ के, दोनों में क्या डिफरेंस है, एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या डिफरेंस है, ये बात समझ में आ गई तो थंब भेज दो फटाफट। चलो गुड। तो देखो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हाई प्रिमिटिव है, मतलब थोड़े से विकसित एनिमल है, ऐसा कह सकते हैं कि डेवलप्ड एनिमल है। तो डेवलप्ड एनिमल्स में क्या होता है, मंथली एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो ह्यूमन बीइंग की कंपैरेटिव देन अदर एनिमल्स के क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऊपर, कि ये क्या कर सकते हैं, हर महीने क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एग्स की अवेलेबिलिटी हर मंथ रहती है। इसी साइकिल को, इन रिदमिक साइकिल्स को कह सकते हैं, इन रिदमिक साइकिल्स को। देखिए ह्यूमन बीइंग्स में जो टाइम है साइकिल का, वो जो एवरेज टाइम बताया गया वो 28 डेज का है। तो हर 28 डेज के बाद में ये साइकिल रिपीट होती है, तो रिदमिक अवेलेबिलिटी ऑफ एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में काउंट होती है। मतलब ये रिदमिक जो अवेलेबिलिटी है, मतलब हर महीने की अवेलेबिलिटी कह सकते हैं इसको, जिसे अपन क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन है फीमेल के अंदर, ठीक है, कौन सा, एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से ये क्या होता है, अपने को अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स रहती है। भाई ये एक पूरी कंप्लीट साइकिल के रूप में रन होती है, इसको साइकिल कहा गया है।
तो उसकी कुछ फेजेस नहीं है अपने पास में। अपन ने इसको साइकिल कहा है, तो इसकी कुछ फेजेस है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए एक फीमेल है, लगभग वो 12 से लेके 14 ईयर तक की एज में आने के बाद में, 12, 13, 14 के बीच की बात कर रहे हैं, 12 से 14 साल के बीच की बात है। इस पीरियड के बीच में सबसे पहला एग रिलीज कर लेते हैं, सबसे पहले एग रिलीज करने के लिए तैयार हो जाती है फीमेल। क्या होती है इस एज में आने के बाद में, 12 से 14 साल के बाद में एक एग मैच्योरेशन का टाइम इनमें चालू हो जाता है। इस एज की जो पहला जो एग रिलीज है उसे मिनार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनार्च। ठीक है। और ये एग का प्रोडक्शन लाइफ लॉन्ग ना चल करके एक सर्टेन एज तक चलता है, लगभग 48 से लेकर के 58 एज तक की ईयर में है। ये दोनों चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ये दोनों ईयर में है। तब जाकर के इनके अंदर क्या होता है, लास्ट एग रिलीज कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। क्या कहलाता है ये? मेनोपॉज कहलाता है। बताओ आगे बात ये समझ में है ना? क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है। एक सर्टेन एज के बाद में एग्स का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मेनोपॉज। ठीक है। अब बात करते हैं जो साइकिल है, उनको अपन ने 4 स्टेप्स पे डिवाइड कर दिया है। ये चीज तो समझ में आ गई। जो साइकिल है उसको अपन ने क्या कर दिया है, 4 फेज में डिवाइड कर दिया है। पहली फेज जो है उसे अपन कह सकते हैं रिलीजिंग फेज या मिनेसिस फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। इसे कह सकते हैं अपन मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, या मिनेस कह दो, ठीक है। पहली फेज है ये क्या है? साइकिल है। साइकिल अलग अलग स्टेप में है, कोई चीज साइकिल में ऐसे रिपीट होती है, ठीक है। तो अपन ने इसकी 4 फेज बना लिए, 1, 2, 3 और फिर से चौथी। तो अपन पहली साइकिल पढ़ रहे हैं, पहला स्टेज पढ़ रहे हैं साइकिल का, उसको उस फेज को अपन ने नाम दिया है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है ना, याद रखना ये वर्ड हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। ये वो ब्लीडिंग स्टेज है जो लगभग 3 से 5 दिन की होती है। डेज आपको स्पेसिफिकली याद रखने, 3 to 5 डेज। ये 3 से 5 दिन तक चलने वाली स्टेज है, ब्लडिंग स्टेज भी कह सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब पहले दिन से लेकर के 5 दिन तक चलती है। याद रखना, मेरा 28 दिन है, पता है ना आपको, 28 डेज की साइकिल होती है। ये पूरी साइकिल है ना 28 डेज में रन होगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट साइकिल है वो पहले दिन से लेकर के लगभग 5 दिन की हो सकती है, 1 दिन से लेकर के 5 दिन तक की हो सकती है। मेंस्ट्रुअली इसमें डिस्चार्ज होते हैं। तो होता क्या है, जो अपन ने रिप्रोडक्शन के टाइम देखा था, देखो जब यहां से एग रिलीज किया जाता है तो एग यहां आकर के कुछ टाइम तक वेट करता है, ठीक है, इस सरफेस पे एम्पुला वाला पार्ट पे। लेकिन जब ये रिलीज कर दिया जाता है, ओवुलेशन हो जाता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम में से इसमें से एग जब रिलीज कर दिया जाता है, और अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन आई जब तक कि भाई जब ये एग आता है तो यहाँ पे क्या होता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज किया जाता है। इसके अलावा अपना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो क्या करते हैं, इस एंडोमेट्रियम वॉल को बहुत स्मूथली तैयार करवाते हैं ताकि स्पर्म्स क्या उसके इजीली रन कर सके, स्पर्म क्या कर सके, इजीली रन कर सके। ऐसा कह सकते हैं यहाँ का नेचर कैसा कर दिया जाता है, स्पॉन्जी कर दिया जाता है, बहुत स्पॉन्जी, ठीक है ना। बहुत सॉफ्ट टिश्यूज डेवलप किए जाते हैं ताकि इम्प्लांटेशन स्मूथ हो सके, स्पर्म आसानी से रन कर सके। भाई स्पर्म को यहाँ से ट्रेवल करने के लिए जाना है तो उस नेचर को तैयार करने के लिए एंडोमेट्रियम की वॉल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। ये एंडोमेट्रियम वॉल है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल। ये क्या, कौन सा पार्ट था अपना, यूट्रस। यूट्रस की वॉल को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन वाला नेचर होता है, बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है, बिल्कुल मैट्रेस की तरह नेचर तैयार किया जाता है। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी हुई कि ये स्पर्म्स की अवेलेबिलिटी नहीं हुई, स्पर्म्स की अवेलेबिलिटी नहीं हुई, तो ये एक हमारा ज्यादा वेट नहीं करेगा, इसको इस वॉल से अलग कर दिया जाएगा। अब कोई चीज ऐसे समझ लो स्किन से चिपकी हुई है, फैलोपियन ट्यूब की सरफेस से चिपकी हुई है, तो जब इसको हटाया जाएगा तो यहाँ के टिश्यू क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं,
यहाँ के टिश्यूज क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लडिंग होना स्टार्ट होती है। साथ ही साथ में ये जो वॉल्स हैं ये भी ब्रेक डाउन होना चालू होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि अपन ने ना बिल्कुल अच्छी से वो करी, तैयारी करी और कोई काम नहीं है तो उसको हर महीने चेंज करना होगा। इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये हटेंगे तो यहाँ के जो टिश्यूज, यहाँ के टिश्यू क्या हो गए हैं, रप्चर हो गए, तो टिश्यू बाहर आएंगे। साथ के साथ क्या होगा, ब्लड भी यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। यही स्टेज अपनी फर्स्ट स्टेज कहलाती है, जिसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, और जो 3 से 5 दिन तक चलती है, मतलब 1 से लेकर के 5 दिन तक चलती रहती है। ब्लड आया कहां से, ये टिश्यूज रप्चर होने, साथ ही साथ म्यूकस की जो इसकी चारों तरफ प्रोटीन थी वो रिलीज कर दी जाएगी, इसमें टिश्यूज निकल जाएंगे, ब्लड पार्टिकल्स होंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और इसे क्या कर दिया जाएगा, यूट्रस के थ्रू होते हुए वेजाइना से क्या कर दिया जाएगा, बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाएगा। और याद रखिएगा इसका जो रीजन है, इसका इस काम को करवाने के लिए जो रीजन है वो 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा हार्मोन ले रहा है अपना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखो इन दोनों की अच्छी अवेलेबिलिटी साइकिल को बढ़ाती है, हायर अवेलेबिलिटी साइकिल को बढ़ाती है। और इनकी अवेलेबिलिटी अगर कम हो जाए, अगर ये हार्मोन्स कम क्वांटिटी में सीक्रेट किया जाए, कॉर्पस ल्यूटियम कंट्रोल करता है, इसको क्या कर देता है, कॉर्पस ल्यूटियम कंट्रोल करता है। आपने जो एफएसएच सुना है, एफएसएच वो हाइपोथैलेमस की एक ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है, उसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर हार्मोन होता है, रिलीजिंग फैक्टर हार्मोन है जो एफएसएच को कंट्रोल कर सकता है, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करती है, पढ़ा था। वो हार्मोन इनका लेवल क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जैसे डिक्रीज करेगा ये साइकिल चालू होगी। कौन सी स्टेज चालू हो जाएगी, फर्स्ट स्टेज चालू हो जाएगी, इसमें ब्लीडिंग होगी। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो नहीं आएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये स्टेज चालू होगी। बताओ यहां तक समझ में आ गया कि फिर आगे बढ़े? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाओ, ठीक है ना। अब अपन आते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज तो देखो सेकंड स्टेज ये कहती है भाई इस स्टेज के अंदर काम क्या होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, ठीक है। तो इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहा जाता है, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज। दिस इज आवर सेकंड फेज। और इस फेज में टाइम लगता है लगभग 6 दिन के बाद, 3 से 5 दिन तो अपन ने क्या करवा दिया, 6 से 13 डे तक ये साइकिल चालू रहती है, ठीक है ना। देखिए हाइपोथैलेमस से मैंने बताया जैसे आपको एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करती है, एफआर हार्मोन बोल सकते हैं जिसको, जिसकी वजह से एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखो ओवरी के अंदर चेंजेस लेके आता है। क्या करता है, ये एक फॉलिकल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा हार्मोन, एफएसएच। फॉलिकल को इंडक्शन देता है, इशारे देता है कि तुम किसमें कन्वर्ट हो जाओ, ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाओ। ग्रेफियन फॉलिकल हमारा वो पार्टिकल है जिसके अंदर एग है हमारा, जिसके अंदर की तरफ क्या है, एग है। अब देखिए ग्रेफियन फॉलिकल के चारों तरफ कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बोल सकते हैं, फॉलिकुलर सेल्स बोल सकते हैं। ये क्या करना चालू करती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करना चालू कर देते हैं। अब ये चीज क्या थी, अपनी जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये चालू करेंगे क्या, एस्ट्रोजन सीक्रेट करना, एस्ट्रोजन बनेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन। याद रखना ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज कर रहा है, कौन सा रिलीज कर रहा है,
ग्राफियन फॉलिकल कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन की क्वांटिटी क्या होती जाएगी? 6 दिन के बाद में बढ़ती चली जाएगी, 6 दिन के बाद में बढ़ती चली जाएगी। देखो ये वाली जो साइकिल थी ना, इसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया था, इसलिए हट गया था, इसलिए हटा दिया गया। अब एस्ट्रोजन का लेवल क्या कर रहे हैं अपन? इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज होने की वजह से वापिस इससे मैसेज मिलेगा, यूट्रस को क्या करेंगे? वापिस मैसेज मिलेगा। तो ये क्या कर देंगे, ये तो हट चुका, ये सारी चीजें हट चुकी थी, तो अब इसको दोबारा रिपेयरिंग चालू हो जाएगी, दोबारा रिपेयरिंग चालू होगी। यहाँ पे क्या होने लगेगी? ये दोबारा वापस बनना चालू होगी। ये इनको मैसेज दिया जाएगा कि कभी भी स्पर्म आ सकते हैं, कभी भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो दोबारा सेल्स की क्या करो? रिपेयरिंग करना चालू कर दो। तो यहाँ की सेल्स क्या करना चालू कर देती हैं? इसकी वॉल की रिपेयरिंग, यानी कि जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसकी लेवल बढ़ा देती है, उसकी स्ट्रेंथ को वापस क्या करती है? थिक कर देती है। उसकी जो लेवल है उसे दोबारा क्या करती है? इंक्रीज करती है। उसकी लेवल को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? साथ ही साथ में 13वें दिन के अंदर आते आते यहां पे एक हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, विच इज कॉल्ड LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये हमारी सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गई। दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज, जिसके अंदर काम क्या हुआ? हाइपोथैलेमस ने FSH हार्मोन को इंक्रीज करवाया, जिसकी वजह से एक ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। ग्राफियन फॉलिकल की जो सेल्स फॉलिकल्स थे, जो सेल्स के चारों तरफ फॉलिकल्स लगे हुए हैं, उन्होंने एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा दिया, जिन्होंने मैसेज कर दिया आप इसको यूट्रस की वॉल्स को कि तुम क्या कर दो? इसकी थिकनेस को क्या कर दो? बढ़ा दो। ये काम किसके अंदर हुआ है? अपना इसी सेट के अंदर, इसी साइकिल के अंदर हुआ है। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या? यहां तक समझ में आ गया? तो थर्ड साइकिल पे चलते हैं, फिर अपन थर्ड फेज पे चलते हैं। यहां तक किसी को समस्या है तो पूछ लो। आगे समझ में? चलो अब थर्ड फेज पे चलते हैं, जिसे ओवुलेटरी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवुलेटरी फेज। देखो सारा खेल इसके अंदर हार्मोन्स का है, सारा गेम जो खेल रहे हैं वो हार्मोन्स के लिए। नंबर ऑफ हार्मोन्स, नंबर ऑफ उनकी क्वांटिटी है, वही इस चीज को क्या करती है? कंट्रोल करती है। थर्ड स्टेज जो है वो है मेरी ओवुलेटरी फेज। ठीक है, ओवुलेटरी फेज। अब ये याद रखिएगा, ये 13वें दिन पे ही चालू होती है, ये 13वें दिन पे ही चालू होती है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि 14 डेज लिख सकते हैं, 14th डे लिख देते हैं। लेकिन है ना, हो सकता है 13वें दिन पे चालू, हो सकता है 15वें दिन पे चालू, तो प्लस माइनस 2 दिन का अंतर आ सकता है इसके अंदर प्लस माइनस 2 डेज हो सकते हैं। हो सकता है ये 13 को चालू हो जाए तो माइनस कर लेना, हो सकता है 15 को तो ऊपर हो सकता है, 1-2 दिन ऊपर नीचे चल सकती है। ठीक है ना? इस फेज के अंदर क्या होता है? अचानक से, तो मैंने बताया था यहाँ पे 13th डे पे क्या कौन सा हार्मोन? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन चालू होता है, रिलीज होना। LH हार्मोन बोलते हैं। कौन सा? LH हार्मोन। ठीक है ना? LH हार्मोन रिलीज करना चालू कर दिया जाता है। अचानक से इसकी क्वांटिटी 15 दिन तक आते आते डबल से भी ज्यादा हो जाती है, 10 गुना तक बढ़ जाती है। इसी फेज के कारण जो अपन ने ग्राफियन फॉलिकल बनाया था उसमें से एक रिलीज कर दिया जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या है? एक ऐसी स्टेज, ग्राफियन फॉलिकल एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ये खुद एक अपने आप में एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ये हमारा क्या है? ओवम है। ओवम है, और ये स्ट्रक्चर है ना, ये हमारी कहलाती है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। ये पूरे फॉलिकल से मिलकर बनी हुई है, लेकिन ओवम तो इसके अंदर है, ओवम तो इसके अंदर है। तो हमारे क्या करते हैं? 14th-15th डे पे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज कर दिया जाता है, जो इसको इशारा कर देता है, और ये इशारे मिलते ही इसमें से ये ओवम है, ये बाहर रिलीज कर दिया जाता है, ये बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अपने को इस स्टेज को, अपन इस
प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ठीक है ना। इसी स्टेज को अपन क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। इसी स्टेज को अपन ने क्या नाम दिया है? ओव्यूलेशन नाम दिया है। इस स्टेज पे आने के बाद क्या हो जाते हैं? एग्स ग्रेविटेड फॉलिकल्स के बाहर निकल जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एलएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। नाम क्या है इसका? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नाम क्या है इसका? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो कौन से दिन पे होता है? याद रखिएगा, ये कौन से दिन पे होता है? लगभग 15वें दिन पे होता है। 14वें से 15वें दिन का मान सकते हैं, तो 13 दिन मान सकते हैं। 14वें दिन का अपन बताते हैं आइडल साइकिल के अकॉर्डिंग 14th डे लिखते हैं। इसी स्टेज पे एलएच हार्मोन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा आपको। आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन था वो डिक्रीज होना चालू होगा, लेकिन जो एफएसएच हार्मोन होता है वो भी यहाँ पे पीक पे होता है। तो दो हार्मोन हो गए जो ओवुलेटिंग फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है जो ओवुलेटरी सेल्स को कंट्रोल करता है। जैसे इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, ग्रेफिन फॉलिकल्स में से एक को क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इसे क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ओवुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। तीसरी फेज कंप्लीट हो गई है। अब अपन ने यहां तक कर दिया, देखो एक फेज कंप्लीट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। अब अपन चलते हैं फोर्थ फेज पे। 3 फेज में से किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर समझ में आ गया तो थंब भेज दो फटाफट जल्दी से। एलएच सर्च मतलब सबसे ज्यादा हाइट होना, मतलब एलएच सबसे ज्यादा पीक पे होता है उस टाइम। अनुज का आ गया बेटा समझ में? मंजीत चलो आगे करें, फोर्थ स्टेज में चलते हैं। तो इसे बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। फोर्थ स्टेज है अपनी, ठीक है। इसे कहा गया है पोस्ट यानी बाद में, ओवुलेशन यानी ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अब ये इसके बाद में लेकर के 15 से लेकर के 28 दिन तक रुकेगी ये फेज। पूरा टाइम है एक साइकिल से नेक्स्ट साइकिल के बीच तक का, ठीक है। यहां से लेकर के इस फेज के बीच का टाइम है, ठीक है ना। तो इतने दिन तक ये साइकिल रहती है। देखिए एक रिलीज करने के बाद में ना, एक रिलीज हो गया, सारा काम हो गया। अगर स्पम्स मिलते हैं, अगर स्पम्स मिल जाते हैं, तो जो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम थी ना, उसमें से ओवुलेशन तो बाहर निकल गया, एक तो बाहर निकल गया, ठीक, ओवुलेशन हो गया। बची हुई कॉर्पस ल्यूटियम ने एक ग्लैंड की तरह बिहेव करना चालू कर देती है और वो हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना चालू कर देती है। ये प्रोजेस्टेरोन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रोजेस्टेरोन बड़े काम की चीज है। ये क्या करता है? ये मैसेजेस चालू करता है देने के लिए। ये फीमेल की बॉडी को मैसेजेस देना चालू कर देता है। अगर देखो, अगर ये कंडीशन है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो, फर्टिलाइजेशन हुआ है तो प्रोजेस्टेरोन क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? यूट्रस को तैयार करेगा, पहले जाकर के यूट्रस को मैसेज देगा कि क्या हो चुका है, ऊपर फर्टिलाइजेशन हो चुका है एम्पुला वाले पार्ट में। अब आपको क्या करनी है? इम्प्लांटेशन की तैयारी करनी है। इम्प्लांटेशन की तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा? यूट्रस की वॉल को तैयार करना पड़ेगा, फूड और करना पड़ेगा उसको कि भाई प्लेसेंटा वगैरह बनानी आगे चल करके। एंडोमेट्रियम देखो, कुछ परसेंट पार्ट तो है ना किसका होता है? फीमेल के, कुछ परसेंट पार्ट तो है ना फीमेल के उसका होता है, जो ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है, कुछ परसेंट पार्ट तो उसका होता है, और कुछ परसेंट जो पार्ट होता है वो होता है बच्चे के
जो डेवलपिंग फीटस होता है उसका कुछ पार्ट होता है। लेकिन जो फीमेल जो तैयार करेगी, जो फीमेल तैयार करेगी वो तो फीमेल को ही बनाना है, उसके लिए एंडोमेट्रियम की वॉल तैयार होना बहुत जरूरी है। तो उसकी थिकनेस बढ़ेगी, ग्लाइकोजन वगैरह फूड जो स्टोर होगा वो टेम्परेरी उसमें एक बार स्टोर किया जाएगा, साथ ही साथ ब्लड की रिच सप्लाई होगी ताकि न्यूट्रिशन को क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा किया जा सके। कह सकते हैं भाई शॉर्ट में इसको अगर कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि इम्प्लांटेशन की कंप्लीट तैयारी वहां पे की जाएगी। इसके लिए इम्प्लांटेशन के लिए जो बॉल है यूटेराइन बॉल उसको कंप्लीटली मैच्योर किया जाएगा। ये हमारे कौन सा काम में होता है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज में होता है, प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस की वजह से। इस टाइम प्रोजेस्टेरोन पीक पे होता है, सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन यहीं पे रिलीज किया जाता है। लेकिन अगर मान लो अगर कंडीशन ये रही कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एक तो डीजनरेट होगा ही होगा, एक तो डीजनरेट होगा ही होगा, साथ में आपकी कॉर्पस ल्यूटेम है ना वो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना बंद कर देगी उसी टाइम। बंद करते ही क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, गिरना चालू हो जाएगा। आपकी जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकेंस बोलना चालू करेंगे उसको। कॉर्पस एल्बिकेंस है वो क्या करने लगेगी, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से फिर वही फर्स्ट वाली साइकिल चलना चालू हो जाएगी। भाई अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, प्रोजेस्टेरोन किसको भेज देगा, प्रेगनेंसी वाले मैसेजेस चालू कर देगा कि फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, तो अगली साइकिल को रोक दिया जाएगा, अगली साइकिल को रोक दिया जाएगा इसको। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो गया, मैंने बताया था ना आपको, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे डिक्रीज होगा, भाई अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई तो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्बिकेंस में, ठीक है। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस क्या कर देगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज कर देगी, साथ ही साथ एस्ट्रोजन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही डिक्रीज होगा साइकिल वापस फिर से चालू हो जाएगी, मतलब फोर्थ से वापस हम कौन सी साइकिल पे आ जाएंगे, फर्स्ट पे, वही ब्लडिंग वगैरह चालू हो जाएगी, सारा प्रोसेस वही चालू हो जाएगा। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो फर्स्ट स्टेज को रोक दिया जाएगा। क्यों रोक दिया जाएगा, क्योंकि इसका हार्मोन का लेवल डिक्रीज ना होने के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारी कौन सी थी, पोस्ट ओवुलेटरी फेज थी। इन 4 स्टेजेस के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज, इन 4 साइकिल के अंदर एक कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल रन की जाती है जिसकी ड्यूरेशन रहती है 1 से लेके 28 दिन, 1 से लेकर के 28 दिन तक ये साइकिल चलती रहती है, 1 से लेकर के 28 दिन तक ये साइकिल चलती रहती है। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ये साइकिल समझ में आ गया सबको। पोस्ट ओवुलेटरी फेज में प्रॉब्लम आ रही है। तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज ये है, इस फेज के अंदर क्या होना होता है भाई, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, फोर्थ फेज है भाई, अगर आपके फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो ठीक है, नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपने प्रोजेस्टेरोन का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वही एंडोमेट्रियम वॉल वगैरह वापस डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लडिंग वाली फेज चालू हो जाएगी। कौन सी वाली, ये फर्स्ट वाली फेज, जो फर्स्ट 5 डेज रहती है ना, वो वाली फेज चालू हो जाएगी। इन कंडीशन अगर स्पर्म्स नहीं आए, अगर स्पर्म्स आ गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जो किसको मैसेज दे देगा, यूट्रस को मैसेज देगा कि इम्प्लांटेशन के लिए तैयारी कर लो। वो तैयारी क्या करते हैं, वॉल को थिक कर लेते हैं, प्लेसेंटा बनाने के लिए उनको फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो ब्लड की सप्लाई बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे फूड स्टोरेज चालू हो जाता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज वगैरह क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए इसको क्या करने लगता है, तैयार करना चालू हो जाता है। अगर नहीं आया तो इसका लेवल कम हो जाएगा, कम होते ही लेवल फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगा। ये साइकिल वापस यहां से आकर के इधर घूम करके यहां तक आ चुकी थी, फिर वापस चालू हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये साइकिल यही रोक दी जाएगी। आ गया इसका, चलो गुड। अगला ये तो हो गया अपना साइकिल, तो हो गया कंप्लीट, ठीक है, साइकिल तो हो गया अपना यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है ना। मतलब चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन आएंगे वो तो यहीं से आएंगे, वो तो हो गई अपनी कंप्लीट। अगला अपना टॉपिक है वो है पार्श्वेशन। पार्श्वेशन
ह्यूमन में कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का। ठीक है, अगर डेज में काउंट करें तो 266 डेज, 266 डेज। आप समझ गए होंगे इस वर्ड का मतलब। पास्चुरेशन टाइम, उस टाइम को पीरियड को कहा जाता है जिसके अंदर बच्चा फीमेल के यूट्रस के अंदर रहता है, न्यूट्रिशन लेता है, अपनी साइज इंक्रीज करता है, अपने ऑर्गन्स को डेवलप करता है। तो वो टाइम पीरियड 9 महीने का है, या 266 डेज बोल सकते हैं, या 38 वीक्स बोल सकते हैं। बात वही है, 38 वीक्स भी कहा जा सकता है। इस टाइम पीरियड के अंदर क्या करता है, एक फीमेल फिटस मैच्योर होता है। किसके अंदर मैच्योर होता है? फीमेल के यूट्रस के अंदर। ठीक है ना। इसके अंदर क्या करती है, फीमेल की जो प्लेसेंटा, फीमेल जो प्लेसेंटा फॉर्म कर रही है, एंडोमेट्रियम वो जो प्लेसेंटा फीड कर रही है, उसके साथ के साथ क्या होता है, उसके अंदर हार्मोन्स वगैरह जो डेवलप होते हैं वो क्या करते रहते हैं, इसको फीमेल को क्या, यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, फीटस को डेवलप करवाते हैं। ठीक है। फिर एक हार्मोन है, जैसे मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यह हार्मोन है। 9 मंथ के बाद, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद यह हार्मोन रिलीज कर दिया जाता है। जो फीमेल फीटस होता है उसे क्या कर देता है, प्रेशर करता है, पुश कर देता है किसकी तरफ, सर्वाइकल कैनाल की तरफ, सर्विक्स की तरफ। कैनाल जो थी हमने पढ़ी थी उस तरफ क्या कर देता है, पुश कर देता है। इसी हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, जो डिलीवरी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर नेचुरली फॉर्म होता है तो ठीक है, लेकिन कुछ फीमेल्स में क्या होती है, डिलीवरी के टाइम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, इसका इंजेक्शन लगा देता है, जिसे पायोटोसिन के नाम से या फिर मिसोप्रोस्टल के नाम से जाना जाता है, जो लेबर पेन स्टिमुलेट कर देता है। मतलब कह सकते हैं कि ये हार्मोन अपना है ना, ये लेबर पेन प्रोड्यूस करवाता है। लेबर पेन कौन सा होता है, डिलीवरी के टाइम होने वाला पेन कौन सा कहलाता है, लेबर पेन कहलाता है। उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ये तो छोटा सा टॉपिक है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया तो दिखाओगे अपने अपने खाना लैक्टेशन। आगे समझ में यहां तक भाई सबको? चलो चालू करें फिर आगे। अब तो छोटा सा टॉपिक बच रहा है, देखो क्या है, लैक्टेशन। देखो एक हार्मोन का नाम याद रखना बेटा, पीआरएल हार्मोन बोलते हैं इसको, पीआरएल हार्मोन, प्रोलैक्टिन नाम है इसका, प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये वो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, फीमेल में मिल्क के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेस्ट को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, जो मिल्क डक्ट्स है उन्हें एक्टिव करने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। पिट्यूटरी का जो आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, जो पोस्टीरियर पार्ट से अपना ना एफएसएच रिलीज होता है, जो अपन ने यहां पढ़ा था ना, एफएसएच हार्मोन कौन सा पार्ट रिलीज करता है, पोस्टीरियर, पीछे वाला। पिट्यूटरी आपकी ग्लैंड है, वो दो पार्ट्स में बनी हुई है, बाइलोब है, पिट्यूटरी ग्लैंड है कुछ इस तरीके से बाइलोब है। ठीक है, तो जो बैक वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर पार्ट, और जो आगे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर पार्ट। ठीक है ना। तो जो ये एंटीरियर पार्ट है, ये वाला हार्मोन रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है। लगभग गेस्टेशन पीरियड के 5 वीक के बाद में ये हार्मोन बनना चालू हो जाता है। पिट्यूटरी इस हार्मोन को क्या करना कर देती है, बनाना चालू कर देती है। यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से फीमेल में क्या होने लगती है, मिल्क ग्लैंड्स डेवलप होना चालू हो जाती है। डिलीवरी के 5 वीक मतलब लगभग 1 महीने के बाद में ये हार्मोन रिलीज होगा। तो पहले तैयारी की जाएगी, ब्रेस्ट के अंदर जो एक्टिव सेल्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा, मिल्क सेल्स से उनको डेवलप किया जाएगा। साथ के साथ एक हार्मोन प्लेसेंटा भी सीक्रेट करती है, जो प्लेसेंटा बन जाती है, प्लेसेंटा जो बन जाती है वो हार्मोन रिलीज करती है। एक है HCTC हार्मोन, HCTC हार्मोन, HCTC हार्मोन। ठीक है ना, ये ये हार्मोन है। ठीक है ना, इसका नाम है ह्यूमन क्रोनिक सोमेटोट्रोपिन, ह्यूमन क्रोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन कौन रिलीज करती है, अपनी प्लेसेंटा। फीमेल में बच्चे के बीच में बनी हुई क्या है, प्लेसेंटा है, वो हार्मोन रिलीज करती है। ह्यूमन क्रोनिको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है इसका पूरा नाम।
ये क्या करता है, मिल्क बनाने में हेल्प करता है। फीमेल के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर फीमेल में क्या करना चालू करता है, ये मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है। दूध बनना इसी की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। साथ के साथ ऑक्सीटोसिन जैसे रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब रिलीज होता है, प्रेगनेंसी के टाइम। जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ये दोनों हार्मोन क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाते हैं और मिल्क बनने का काम चालू हो जाता है। मिल्क बनने का काम चालू हो जाता है। जो फर्स्ट मिल्क रिलीज किया जाता है फीमेल से, जो फर्स्ट पास्चुरेशन के तुरंत बाद में जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, और लैक्टोज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, प्रोटीन होती है, लैक्टोज होता है, एंटीबॉडीज होती है, येलोइश कलर का होता है, ठीक है, येलोइश कलर का होता है। इस मिल्क को अपन कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये तो वर्ड आप पहले पढ़ चुके हो, क्या कहते हैं अपन, कोलेस्ट्रम कहते हैं। अपने गाय भैंस वगैरह होती है उनमें भी रिलीज किया जाता है, ठीक है, जिसे अपन पिलाते नहीं हैं। और तो अपन टीवी पे एड वगैरह देखते हैं कि यही वो दूध है जो बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, ताकि उसके अंदर क्या हो सके, इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो सके, उसकी इम्यूनिटी क्या हो, अच्छी ग्रोथ कर सके। इसके बाद में जो ब्रेस्ट सेल्स हैं उसके अंदर एलोलाइज सेल्स पाई जाती है। ब्रेस्ट के पीछे की स्ट्रक्चर्स को ध्यान दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, एलोलाइज सेल्स होती है बेटा, जो एक पतली डक्ट में होती है, बहुत सारी एलोलाइज सेल्स होती है। ऐसी बहुत सारी होती है, ठीक है ना, ये पतली पतली डक्ट्स में होते हैं। तो इन्हें तो नाम दिया अपन मिल्क एल्वोलाई बोलते हैं, वैसे तो एल्वोलाई बोल रहे हैं, यहाँ पे अपन इन्हें मिल्क सेल्स बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल दिस इज द साइट वेयर मिल्क इज प्रोड्यूस, यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है। फिर इन्हें डगलस बोला गया है, यहाँ से डगलस में पहुंचती है। डगलस एक कॉमन डक्ट जाके खुलती है, जिसे नाम दिया गया है क्या, मेमोरी डक्ट, क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट से होते हुए ये निपल्स के थ्रू क्या होती है, बाहर रिलीज किया जाता है। बाहर क्या कर दिया जाता है, रिलीज किया जाता है। लैक्सिफेरस डक्ट्स आती हैं उनके थ्रू। एक कॉमन डक्ट होती है। भाई ऐसी जो एल्वोलाई है ना, बहुत लाखों होती है पीछे, जो मिल्क को प्रोड्यूस करती है। तो ये छोटी छोटी डक्ट्स से होती है, एक कॉमन डक्ट में आके जुड़ती है, दैट इज कॉल्ड लैक्सिफेरस डक्ट्स, ठीक है ना। ये एक न्यूरल रिफ्लेक्स एक्शन है। ये क्या है, एक न्यूरल रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसमें मिल्क तभी सीक्रेट किया जाता है जब बच्चा क्या करता हो, सकलिंग करता हो, मतलब बच्चा सक करता हो, तभी क्या किया जाता है, मिल्क सीक्रेट किया जाता है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन का वो है, जिसमें क्या होती है, फीमेल को भी क्या होती है, मतलब रिलैक्स फील होता है, ऐसा कह सकते हैं। फीमेल को भी क्या होता है, रिलैक्स फील होता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड काफी हेल्पफुल है ऑक्सीटोसिन के थ्रू। ये अपन ने पढ़ा, ऑक्सीटोसिन की वजह से ये हार्मोन रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये कंडीशनल रिफ्लेक्स है, जिसके अंदर क्या होगी, सकलिंग होगी, तभी क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। चलो बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन ये आते हैं कि कौन सा हार्मोन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे फॉलिकुलर फेज के लिए पूछ लिया या मेंस्ट्रुअल फेज के लिए पूछ लिया, तो ये हार्मोन कौन सा हार्मोन किसके लिए, कौन सी साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम है। चलो, तो ये रिप्रोडक्शन वाली साइकिल तो अपनी कंप्लीट हो गई। भाई रिप्रोडक्शन का जितना भी चैप्टर था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा तुमसे, इसके क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा। अब क्या पढ़ना चाहोगे, बॉटनी पढ़ोगे कि जूलॉजी पढ़ोगे। जूलॉजी, ठीक है, चलो जूलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे अपन। चलो फिर नेक्स्ट क्लास का वेट करो, उसी दिन डिसाइड करेंगे क्या पढ़ाना है, ठीक है। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।